आप म्यूट कर लो और मेरी स्क्रीन को पिन कर लो आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो ये थे वो फैक्टर्स विच अफेक्टेड डिमांड और वो डिटरमिन डिमांड। जो डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स थे वो कल हमने डिस्कस किए थे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेड चेंज। इसको हमने कल आराम से डिस्कस किया था। अब जब चेंज हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी दो तरह की चेंजेस हैं। एक तरह का चेंज जो सिर्फ पहले वाले फैक्टर के कारण आ रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसी वस्तु के प्राइस के कारण चेंज आ रहा है, उसको कहा जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द कर्व। समझाता हूं आपको, सब समझ में आ जाएगा। तो जो प्राइस, फिर उस कमोडिटी के प्राइस के कारण जब डिमांड में चेंज आता है तो उसका नाम उसको दिया जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड, या उसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, या इसका एक तीसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन जब बाकी फैक्टर्स के कारण चेंज आएगा, जस्ट होल्ड अप, जब बाकी फैक्टर्स के कारण, इन सभी फैक्टर्स के कारण जब डिमांड में चेंज आएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेड चेंज, हैबिट, कस्टम, बाकी के सभी फैक्टर्स जब इनके कारण चेंज आता है, उस तरह के चेंज को कहा जाता है इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड, और इसका दूसरा नाम है शिफ्ट इन द कर्व। शिफ्ट इन द कर्व। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, चेंज इन डिमांड। तो इसका पहले आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पिछले टॉपिक से आपका टॉपिक जुड़ा हुआ होता है। जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, वही जब चेंज, व्हेन दे ब्रिंग चेंज इन डिमांड, व्हेन दे मेक डिमांड टू चेंज, so that is known as change in demand. And there are two types of changes. One type of change occurs due to change in price of the commodity, and other type of change occurs due to change in other factors other than price. Price के अलावा जो डिमांड को फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। अब हम बारी बारी पकड़ते हैं। पहला जो प्राइस के कारण चेंज आता है। जब बड़ा कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, बेटा समझोगे तो एक रीडिंग में समझ में आ जाएगा, पहले तो यही समझ आ जाएगा, और उसके बाद जब आप घर में अगर एक रीडिंग करोगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। देखो, डिमांड का हम करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड का जब प्राइस के कारण चेंज आएगा, मैंने आपको इसका प्रिंसिपल बताया था कि ये वाला एक्सिस हमेशा डिमांड ही आती है, और ये वाई एक्सिस हमेशा प्राइस ही आता है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इतने प्राइस पर इतनी परचेजेस हो रही हैं, सिर्फ 10 रुपए प्राइस पर 2 यूनिट खरीदे जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिमांड का, ठीक है। अब इफ प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकला? ये डिमांड कर्व और बड़ा हो गया, राइट साइड लंबा हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, और प्राइस घट गया। If there is further fall in price, if there is further price fall होता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो डिमांड का है वो खिंच के लंबा होता जा रहा है एक्स एक्सिस वाली साइड पे। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं मांग। मांग मीन्स डिमांड, मांग का विस्तार, एक्सटेंशन, एक्सटेंड होना है डिमांड को। और जो लॉ है डिमांड का, वो तो ये बताता है कि डिमांड तब बढ़ती है जब प्राइस घटता है। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस। लिखना कैसे? मान लो आपको क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सटेंशन इन डिमांड, व्हाट यू मीन बाय एक्सटेंशन इन डिमांड। So what you will write, extension in demand is a type of change in demand which occurs due to change in price of the commodity. Price के कारण ही हो रहा है सिर्फ, due to price of the commodity. When due to fall in price, demand increases. When due to fall in price,
demand increases. Resultant या consequently demand curve stretches rightwards or towards x-axis. This movement along the curve जो rightward extension हो रही है, this is known as extension in demand. कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है इसमें there is nothing technical. इतना समझ में आ गया. ये हो गया सिर्फ इतना सा मतलब है एक्सटेंशन इन डिमांड. अब कंट्रैक्शन इसकी फ्लिप साइड है. इसमें इस केस में प्राइस फॉल हो रहा था और डिमांड बढ़ रही थी, तो इसको हमने जो डिमांड वाज इंक्रीजिंग सो वी कॉल्ड इट एक्सटेंशन इन डिमांड. कंट्रैक्शन इन डिमांड में ये हो जाएगा ड्यू टू फॉल इन राइज इन प्राइस डिमांड. और इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इतना प्राइस था तो इतना डिमांड हो रहा था, सो दिस वाज द डिमांड कर्व. अब ड्यू टू राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स एंड डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स. विद फर्दर राइज इन प्राइस डिमांड फर्दर फॉल्स. तो जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, जो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस राइज कर रहा है, डिमांड फॉल कर रही है. प्राइस और राइज कर रहा है, डिमांड और फॉल कर रही है, लेकिन डिमांड कर्व वाई एक्सिस की साइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. so, एक केस में प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड कर्व एक्स एक्सिस की साइड एक्सटेंड हो रहा है, उसको एक्सटेंशन कह दिया हमने. और इस केस में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, और डिमांड कर्व वाई एक्सिस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. दिस नोन एज कॉन्ट्रैक्शन. इसको हिंदी में कहते हैं मांग का संकुचन, सिकुड़ना एक तरह से. तो जो पहली तरह का चेंज है, इट इज वेरी सिंपल. ये तो पहली बात इट अकर्स होता है केवल चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने के कारण. अब दो ही केसेस हैं, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन. अब डिमांड को एक्सटेंड होना है तो वो तभी होगी जब प्राइस फॉल होगा और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड कर्व राइटवर्ड स्ट्रेट होकर और बड़ा हो जाएगा. Whereas contraction means due to rise in price, कीमतें बढ़ जाएं तो लोग कम खरीदेंगे, there will be decrease in demand, और डिमांड डिक्रीज होने पर डिमांड कर्व प्राइस वाले एक्सिस की साइड सिकुड़ता ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है. तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. अब इसमें एक और पॉइंट है, अलग से कुछ नहीं, नाम ही है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी बड़ी होती है. इसमें देखो एक ही कर्व है, वो कर्व या तो लंबा हो रहा है और इस केस में छोटा हो रहा है. तो मूवमेंट जो हो रही है कर्व के ऊपर ही होती है, इसलिए इसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व. कि एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के केस पे जो भी होना है वो एक ही कर्व के ऊपर होना है. या तो वो कर्व लंबा होगा एक्सटेंशन डिमांड के केस में, या तो वो कर्व छोटा हो जाएगा कंट्रैक्शन डिमांड के केस में. तो ये आ गया आपका पहली तरह का चेंज, चेंज इन डिमांड, जिसको एक्सटेंशन कंट्रैक्शन भी कहा जाता है, जिसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है, और उसका तीसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द कर्व. और इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, तो सिंपल से मैकेनिज्म है. प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, एंड डिमांड कर्व स्ट्रेचेस राइटवर्ड्स, एक्सटेंशन इन डिमांड. व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स एंड द डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. सिंपल. दूसरी तरह का चेंज जो है मैंने आपको बताया था, वो होता है बाकी फैक्टर के कारण. और बाकी फैक्टर्स जो थे डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो थे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, इस तरह की चीजें. तो ये थोड़ा सा समझने वाला है. ये तो एक तरह का चेंज था, मैं फिर से आपको रिवाइज भी करा दूंगा लास्ट में से. और इसमें केवल प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसको एक्सटेंशन कह दिया. और दूसरे केस में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम कह दिया. लेकिन जो ये तरह का चेंज है, इंक्रीज इन डिमांड, increase in demand occurs due to change in other factors other than price. मतलब बीच में थोड़ा हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, तब भी थोड़ी आवाज हो सकता है डिस्टर्ब होती हो. आज की क्लास, हेलो, नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही है क्या?
3 बार कनेक्ट कर लिया। शैल वी ट्राई वंस मोर? एक और बार रिकनेक्ट करके देखें क्या? चलने में शैल वी कंटिन्यू और किसी की भी नहीं आ रही? चलो ऑडियो तो क्लियर है ना? मैं अभी असल में बाय बाय मंडे ना मेरा वो हाई स्पीड नेट लग जाएगा, तो ये सारे वीडियोस मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, जो चैनल है मेरा, तो आप वहां भी देख सकते हो। तो नथिंग टू वरी, चिंता की बात, हाँ कोई बात नहीं बेटा। इंक्रीज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनके कारण जब चेंज आ रहा है उसको कहा जाता है इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इसमें पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट होता है। इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं, मोर डिमांड एट सेम प्राइस और सेम डिमांड एट मोर प्राइस। इन दोनों के थ्रू मोर डिमांड एट सेम प्राइस और सेम डिमांड एट मोर प्राइस, जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली सी दैट एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड्स। लेट मी ड्रॉ वन बाय वन। पहला वाला केस और ये आ गया दूसरा वाला केस। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना कि इतने प्राइस पर इतनी डिमांड हो रही है और दिस इज द डिमांड कर्व। इतने प्राइस पर इतनी डिमांड हो रही है एंड दिस इज द डिमांड कर्व। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मोर डिमांड एट सेम प्राइस। डिमांड का स्केल तो ये वाला है, तो मोर डिमांड मोर बट प्राइस सेम, तो ये आ गया नया पॉइंट डिमांड। एंड सी entire demand curve shifts rightwards. So when the entire demand curve shifts rightwards, this type of movement is called increase in demand. ये हमने पहली स्टेटमेंट को ड्रॉ करके दिखाया है, अब दूसरी वाली को भी करो। इतने प्राइस पर इतना खरीदा जा रहा था और ये था डिमांड कर्व। नाउ इट सेज सेम डिमांड एट मोर प्राइस, तो डिमांड सेम रहेगी, प्राइस को मोर कर लो। ये आ गया नया पॉइंट। लुक, एक केस, these are the two cases, more demand at same price, और जबकि स्टेटमेंट्स खुद में बता रही हैं, अदरवाइज मोर डिमांड क्यों हो जाएगी? प्राइस अगर सेम है, दूध का अगर सेम रेट है, व्हाई वुड यू बाय मोर मिल्क? ये तो तभी होगा ना जब बाकी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसे आपकी इनकम बढ़ गई या दूध अगर ज्यादा खरीद रहे तो जैसे दूध का कोई सब्सिट्यूट गुड है वो महंगा हो गया, या इस तरह के बाकी फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए, और या ये लगने लगा कि आने वाले टाइम में दूध और महंगा हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स है ना, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, नंबर ऑफ कंज्यूमर, जिनके कारण इस तरह का चेंज आता है। तो व्हेन इट सेज मोर डिमांड एट सेम प्राइस, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड सेज डिमांड को मोर होना है तो प्राइस तब होगा, तभी होगा मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। लेकिन इस केस में तो प्राइस फॉल नहीं हो रहा, लेकिन कंज्यूमर से भी ज्यादा खरीदा है, मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। सो दिस टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड इज इंक्रीज इन डिमांड। पिछले वाले केस में क्या रहा? इस वाले केस में इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये एक्सटेंशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन था। एक केस में प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, उसको एक्सटेंशन कह दिया। दूसरे केस में प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, उसको करेक्शन कह दिया। तो इसमें तो सिर्फ प्राइस हैज टू प्ले अ रोल, लेकिन इसमें इस वाले केस में अदर फैक्टर्स प्ले रोल, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। So when there is a rightward shift or the demand curve move away from origin, this type of movement is called increase in demand. और कारण क्या बनेंगे इसके? मैं लिख के दिखाता हूं आपको। अरे अगर आपको अगर थोड़ा सा मेमोरी शार्प है, यहीं से ले लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग
डिमांड। तो यही फैक्टर्स है ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेड चेंज, इनके कारण हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज। नॉट क्लियर? कांट हेल्प इट। रिकनेक्ट करूं? या फिर मेरा ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो खराब हो जाएगा अभी, क्योंकि रहे 10 बार। मैं वीडियो डाल दूंगा बेटा इसका ना, आई पुट ऑन मंडे तक मैं पोस्ट कर दूंगा सारी वीडियोस, आप उसको देख सकते हो फिर, और उसके बाद क्लास ठीक भी चलेगी हमारी। यहाँ पे नेट ही बड़ा स्लो है, वाईफाई होने के बाद भी स्लो है मेरा, तो क्या करूं? चलो मेरे को लेसन पूरा करने दो। Increase in demand occurs due to change in other factors other than price, which means when price of substitute good increases, or when the price of complementary good falls, when there is an increase in income of the consumer, or when it is expected that prices are going to rise in near future. These are the factors which cause increase in demand or rightward shift in the demand. Whereas decrease in demand, इसका उल्टा हो जाएगा वो। Less demand at same price, or same demand at less price. More same की जगह less करना है, less की जगह same करना है। Decrease in demand. Now decrease in demand की ये दो statements को अगर हम if we draw them diagrammatically, you can clearly make it out that there is a leftward shift in the demand curve. I'll show you right away. मैंने तो फिलहाल ब्लैंक शीट ड्रॉ की है, सिंपल, क्योंकि मैंने को मूवमेंट दिखानी है, ये मूवमेंट किस तरह से होती है। पहली स्टेटमेंट कह रही है लेस डिमांड एट सेम प्राइस, तो कहने का मतलब प्राइस विल रिमेन सेम लेकिन डिमांड को लेस होना है। लेस कर लो, ये आया आपका पॉइंट। और व्हेन यू ड्रॉ अ कर्व you see there is a leftward shift in the demand curve. So when the entire demand curve shift leftwards or towards origin, this type of movement is called decrease in demand. ये पहली स्टेटमेंट है, less demand at same price। अब दूसरी में कह रहा है same demand at less price, तो इस केस में डिमांड will remain same, प्राइस लेस हो जाएगा। कर लो लेस। Look, in both the cases, you will see there is a leftward shift in the demand curve. Comparison के लिए मैं पिछला वाला दिखाता हूं आपको। ये वाला केस था rightward shift in the demand curve, तो increase in demand था। इस केस में more demand at same price and same demand at more price। उसको जब हमने when we draw them diagrammatically, there is clear, we can see that the demand curve shifts rightwards, whereas in this case decrease in demand, less demand at same price, same demand at less price. When you plot this information diagrammatically, you can clearly see that there is a leftward shift, or the entire demand curve is shifting leftwards or towards origin. So this type of movement or shift in the curve is called decrease in demand. So इसके causes तो देखो common factor क्या है? Price of substitute good, price of complementary good, income of the consumer, expected change, number of consumers, इन्हीं 5 को लेके चलते हैं। जब इंक्रीज होना है डिमांड को, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज के केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। और डिक्रीज इन डिमांड के कारण कॉजेस बनेंगे ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज इन डिमांड में कॉज बनेगा विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और डिक्रीज इन डिमांड में कॉजेज बनेंगे ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज टू इंक्रीज. तो कारण बनेगा if the income of consumer increases there will be increase in demand, और decrease in demand में same factor बन जाएगा. if there is a fall in income of the consumer there will be a decrease in demand. अच्छा, expected change in price, future price, कि आने वाले समय में प्राइस में क्या expected है change. अगर ये if it is expected that prices are going to rise in near future, कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ेंगी commodity की, then there will be increase in demand. लेकिन अब if it is expected that prices are going to fall in near future, then there will be decrease in demand. Number of consumers, if the number of consumers are more, there will be increase in demand. If the number of consumers are less, there will be a decrease in demand. तो ये है आपका डिमांड मार्ट. सबसे एक बात, क्योंकि आज हमारा थोड़ा ऐसे क्लियर नहीं चल रहा है, तो मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा, but I'll try to recapitulate. Demand, there is a difference between desire and demand. When you have a desire, you have means to fulfill that desire, that commodity is available in the market at a over a certain period of time, then it is said to be a demand. ठीक है. Then came factors affecting demand, या determinants of demand, या demand function. तो वो तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, फैशन, हैबिट, कस्टम, कल्चर, रिचुअल, क्लाइमेट, कुछ भी लिखो, बड़े फैक्टर्स हैं इसके. फिर हमने किया why demand, law of demand. So what is the law of demand? So law of demand states, it doesn't mean, it states that keeping all other factors constant. And what do you mean by other factors? ये वाले, ये बाकी सारे factors को constant मान के, due to rise in price demand falls, and due to fall in price demand rises. This is law of demand. फिर इसकी कुछ assumptions थी कि क्या क्या शर्तें हैं या कंडीशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड को सक्सेसफुल होने के लिए. तो वो assumption ही तो मान लिया हमने, इन सबको कांस्टेंट मान लेना है, वो assumption बन जानी है. फर्स्ट assumption, there is no change in the price of substitute good. Second, there is no change in the price of complementary good. Income of the consumer remains unchanged. There is no change in the taste of the consumer. There is no change in the fashion. There is no expected change in the future price. इन सबको कांस्टेंट मान लेना है, assumption होगी आपकी. फिर हमने क्या, why does demand curve slope downward, कि डिमांड. अच्छा, इसके अलावा हमने एक टॉपिक और किया था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. When the behavior of one individual is shown diagrammatically, that is known as the individual demand schedule. Then demand behavior of more than one individual is shown in a tabular form, that is known as market demand schedule. And when we plot these schedules, it becomes individual demand curve and market demand curve. एक ही टॉपिक हमने किया था. अच्छा, इसके बाद हमने किया था why does demand curve slope downward, कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है. So demand curve is negatively sloped. First and foremost reason was law of diminishing marginal utility. Remember yesterday I gave you example, first glass of water give you maximum satisfaction. With the successive consumption of every glass of water, the utility, your marginal utility keep on falling, which means कि पहला यूनिट आपको, अगर आपका संतरे खाने का मन है, तो अगर आपका पहला संतरा खाओगे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी. इमीडिएटली आप इफ यू कंज्यूम अनदर ऑरेंज, वो आपको कम अच्छा लगेगा, अगला वाला और कम अच्छा लगेगा. तो इसी लॉ पे आधारित हमारा डिमांड पैटर्न होता है, क्योंकि कम यूनिट्स, लेस नंबर ऑफ यूनिट्स गिव अस हायर यूटिलिटी. तो इसलिए लेस यूनिट्स को खरीदने के लिए वी आर विलिंग टू पे हायर प्राइस. लुक, अगर हम कम यूनिट खरीद रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स हैव हायर यूटिलिटी. तो लेस नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत उपयोगी हैं, तो वी आर रेडी टू पे हायर प्राइस फॉर इट. वेयर एज हायर नंबर ऑफ यूनिट्स की उपयोगिता कम होती है, तो उसके लिए हम लेस प्राइस ही तैयार होंगे पे करने के लिए. सो दिस बिकम्स द रीजन दैट डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दूसरा कारण बताया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर ये दो कमोडिटीज हैं और ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं और इसका प्राइस गिर गया, तो कंज्यूमर तो इसको ज्यादा खरीदेंगे. तो अगर इसी का बिहेवियर देखो तो ऐसा ही तो हुआ कि प्राइस कम होने पर इसकी डिमांड बढ़ गई. सो दिस बिकेम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट.
देन प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में मैंने इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट में मैंने बताया था कि अगर मेरी 1,000 रुपये इनकम है और 10 रुपये मार्केट में रेट है और इतना सामान आ रहा है, इनकम मेरी उतनी ही है लेकिन मार्केट में रेट कम हो गया, तो अब मैं ज्यादा खरीदारी कर सकता हूँ ना। सो रिजल्ट क्या निकला कि प्राइस कम होने पर मेरी खरीदारियां बढ़ गई, परचेज बढ़ गई। सो दिस बिकेम द इनकम इफेक्ट। फिर था अल्टरनेटिव यूज। मैंने कल आपको इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था कि मान लो बिजली का 5 यूजेस हैं, 5 डिफरेंट यूजेस। इफ द प्राइस राइजेस इट विल बी यूज्ड इन द मोस्ट नेसेसरी टास्क, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है वहीं यूज होगा। तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी इसकी। लेकिन अगर ये बिजली सस्ती होगी होती, प्राइस कम हो गया होता, तो हमने 5 यूज के लिए ज्यादा यूज करना था, तो क्या होना था, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जानी थी। तो ये हो गया अल्टरनेटिव यूज ऑफ द कमोडिटी। तो दीज आर रीजंस व्हाई डिमांड का सोर्स डाउनवर्ड। हमने एक ये टॉपिक किया था और आज हमने किया है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी। एक तरह का चेंज अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यही थे फैक्टर्स। तो फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, सिर्फ प्राइस के कारण, और वो ये वाला था। ये केस में प्राइस कम है, डिमांड बढ़ रही है और डिमांड का और लंबा होता जा रहा है। तो दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड। दूसरा केस था प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड का खत्म होता जा रहा है, ऊपर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और ये प्राइस के कारण नहीं होता है। फिर हमने ये किया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड इज ऑल्सो नोन एज शिफ्ट इन द कर्व। शिफ्ट इन द कर्व, उसमें शिफ्ट नहीं होता कर्व, देखो इसमें कर्व शिफ्ट नहीं होता, वही कर्व या लंबा हो रहा है या छोटा हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व। बट दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज शिफ्ट इन द कर्व। एंड व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस के कारण नहीं, बाकी फैक्टर्स के कारण चेंजेस आ रही हैं। जैसे इनकम ही बढ़ गई तो उतने ही दाम पर आप ज्यादा खरीद सकते हो। व्हाट आई मीन टू से, इफ योर इनकम इंक्रीजेस, प्राइस उतना रहने के बावजूद अब आप ज्यादा खरीद सकते हो। यू कैन बाय मोर गुड्स एट सेम प्राइस। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ी और उसका रेट भी बढ़ा, लेकिन आप तभी उतना ही दूध खरीद रहे हो। लोग सेम डिमांड इवन एट हायर प्राइसेस, कि महंगा होने पर भी आप उतना खरीद पा रहे हो बिकॉज आपकी इनकम बढ़ गई। बट इन दिस केस, इन बोथ दिस केसेस, द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट साइड और इट मूव्स अवे फ्रॉम ओरिजिन। सो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। और इसके कारण क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डिमांड? राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, fall in the price of complementary good, if the income of consumer increases, if the number of consumers increases, if it is expected that prices are going to rise in near future, एक कारण बनेंगे जिसके कारण राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड पर। देन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। हम इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू इसको दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर्स को। व्हेन द एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स और टुवर्ड्स ओरिजिन इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। जैसे जब इनकम घट जाती, इनकम बढ़ने की बजाय इनकम कम हो गई, तो यही होगा ना, लेस डिमांड होगी सेम प्राइस पर। यू विल बी एबल, यू विल, आप अपनी खरीदारी को घटा दोगे क्योंकि आपकी इनकम घट गई, तो उसका परिणाम रिजल्ट निकलेगा, द एंटायर डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। तो लेस डिमांड एट सेम प्राइस इज डिक्रीज इन डिमांड, और सेम डिमांड एट लेस प्राइस, कीमतें सस्ते होने पर भी आप उतना ही खरीद पा रहे क्योंकि आपकी इनकम घट गई, दिस बिकम्स इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड्स, डिक्रीज इन डिमांड में इट शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। और डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज क्या बनेंगे? फॉल इन द प्राइस ऑफ, उसका पूरा फ्लिप। इंक्रीज इन डिमांड का कारण था राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन डिमांड का कारण बन जाएगा फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन डिमांड में कारण था फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिक्रीज इन डिमांड में राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन डिमांड में कारण था व्हेन द कंज्यूमर ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिक्रीज इन डिमांड में दिस विल बिकम इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स।
number of consumers. Increase in demand may it was if the number of consumers increases, there will be an increase in demand. Whereas in decrease in demand, if the number of consumers reduces or decreases, there will be a decrease in demand. Expected change in future price, कि आने वाले समय में प्राइस की एक्सपेक्टेशंस क्या है. If it is expected that prices are going to rise in near future, कि आने वाले समय में बढ़ने वाला प्राइस, तो कंज्यूमर अब ज़्यादा खरीदेगा ना, there will be a increase in demand. और उस डिक्रीज इन डिमांड में कारण बनेगा इफ इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइसेस आर गोइंग टू फॉल इन नियर फ्यूचर. ये पता लगा कंज्यूमर को कि सामान अब सस्ता होने वाला है, वो तो अभी खरीदेगा ही नहीं, तो डिमांड. तो आज हम इसको इतना ही करते हैं. होपफुली नेक्स्ट क्लास तक हमारा सब बढ़िया हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा. तो डिमांड, सिर्फ डिमांड, ये हमारा खत्म हो गया. अभी होपफुली हम मंडे को स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. किसी को कुछ पूछना बेटा पूछ लो. हाँ बेटा. हाँ बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि आपने एक को चूज किया तो दूसरा त्याग दिया ऑप्शन. आप, मैंने एग्जांपल देके समझाया था. आपने एक खेत में गेहूं उगाने हैं, चावल उगाने हैं. गेहूं उगेगी मान लो 800 रुपए की, चावल उगेंगे 1000 रुपए के. आपने अगर गेहूं उगाई तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1000 रुपी, जिसको सेक्रीफाइस किया पार्टियों ने. अगर आपने चावल उगाए होते तो क्या नहीं उगाया, गेहूं नहीं उगाई, तो चावल उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती थी 800 रुपया, जो कि गेहूं का था. तो दैट पार्ट विच हैज बीन सैक्रिफाइस्ड. मैंने तो आपको इकोनॉमिक्स की बुक का एग्जांपल भी दिया था कि आपके पास 100 रुपया है, या आप इकोनॉमिक्स बुक ले सकते हो, मूवी देख सकते हो. अगर आपने इकोनॉमिक्स की बुक ली तो जितने वर्थ की मूवी आनी थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस. जिस जिस चॉइस को, जिस ऑप्शन को हमने त्याग दिया या सेक्रीफाइस किया, वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और जब वर्ड आ जाए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसका यह मतलब होता है कि किसी वस्तु की एक, मार्जिन मींस एक को दिखाता है कि एक और बनाने के लिए दूसरे को कितना त्यागना पड़ा, वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैंने तो आपको बड़ा डिटेल में चार्ट न्यूमेरिकल के साथ समझाया था, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. कोई नहीं बेटा, समझ में आ जाएगा, नथिंग टू वरी. मैं इन सारे बाय मंडे और ट्यूसडे, मे बी बाय वेडनेसडे, क्योंकि बीएसएन वाले पता नहीं कब आगे जाएंगे, मैं आपके सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे. आप आराम से उनको देखना. मैंने न्यूमेरिकल के एग्जांपल ले लेके समझाए बेटा आपको. नथिंग टू वरी. नहीं भी होगा तो फिर कर लेंगे हम. नथिंग टू वरी. Anybody else? बेटा मेरे को तो वो बोल क्या बोल रहे हैं, मंडे बोल रहे हैं, मंडे ट्यूसडे तक हमारा मॉडेम आ जाएगा. कनेक्शन तो हो गया, सब कुछ हो गया, उनके पास मॉडेम ही नहीं आ रहे हैं पीछे से जो फाइबर के होने चाहिए थे. वो मॉडेम आएगा तभी इंस्टॉल हो पाएगा. तो मेरे ख्याल से 1 2 4 5 दिन मंडे को उसमें टाइम दिया है. मंडे ज्यादा, ट्यूसडे लगेगा एक आधा दिन. भाई मंडे ट्यूसडे हो जाएगा ये. चलो ठीक है बेटा, टेक केयर. मंडे को मिलते हैं. मंडे. वेलकम बेटा. वेलकम बेटा.